बात से ध्यान रखनी है। और दूसरी चीज़, कई बार हम क्या देखते हैं, बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो समाज में फैली हुई हैं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण जो मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ वो ये है कि बहुत लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास उनका सोल्यूशन है। लेकिन जिनके पास सोल्यूशन है प्रॉब्लम का और जिनके पास प्रॉब्लम है, वो एक दूसरे से ना मिल पाने के कारण उनके पास समस्या रह जाती है, उनके पास सोल्यूशन रह जाते हैं। सोल्यूशन वाले अपना सोल्यूशन समस्या वालों को नहीं दे सकते। तो कोई ना कोई मीडिएटर, कोई ना कोई माध्यम जरूर होना चाहिए जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम है उसे प्रॉब्लम वाले को सोल्यूशन मिल जाए और सोल्यूशन वाले को प्रॉब्लम का हल करने का एक मौका मिल जाए, एक उसे दायित्व प्राप्त हो जाए कि हाँ मैंने किसी की प्रॉब्लम को सोल्व किया है। तो कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे युवा होते हैं जिन्हें नौकरी की ज़रूरत होती है, तो उनके पास क्या है, उनके पास प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिनके पास मैन पावर की ज़रूरत होती है, तो उनके पास क्या है, उनके पास सोल्यूशन है, लेकिन उनका सोल्यूशन लेने के लिए कोई आए, तो उनके सोल्यूशन के लिए और उसकी परेशानी को मिटाने के लिए कोई ना कोई मीडिएटर होना चाहिए। तो बहुत सारे बच्चों की कॉल आती है कि सर कोई जॉब बताइए, कोई जॉब है या फिर आप कोई वैकेंसी है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप किसी कंपनी में सुपरवाइज़र हैं, आप किसी कंपनी में इंजीनियर हैं, आप किसी कंपनी में चाहे प्लांट हेड हैं, डायरेक्टर हैं, आप जो भी है, वाट एवर जो भी हैं, अगर आपकी कंपनी में वैकेंसी है तो आपको जो मैन पावर की ज़रूरत है और जिन बच्चों को नौकरी की ज़रूरत है वो आपस में इंटरेक्शन आपका हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारा जो चैनल है वो उसकी पहल कर रहा है ताकि दोनों को सोल्यूशन मिल सके, उन्हें जॉब मिल सके और आपको मैन पावर मिल सके। तो इसी के लिए ऊपर एक नंबर, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और अगर आपके पास वैकेंसी है, आपके पास जॉब है, आपको मैन पावर की ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और जिन बच्चों को जॉब की ज़रूरत है वो भी इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़, इधर मेल आईडी भी दी हुई है, अगर आप कोई भी रिज्यूम यहाँ पर भेजना चाहते हैं, अगर किसी की कंपनी में कोई भी वैकेंसी है, कोई भी इंफॉर्मेशन डिटेल है, वो आप इस मेल आईडी या फिर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि प्रॉब्लम वाले को सॉल्यूशन मिल जाए और सॉल्यूशन वाले को किसी की प्रॉब्लम हल करने का मौका मिल जाए। तो हमारा जो चैनल है उसकी एक वॉलेंट्री फ़ीस हमने रखी है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मिनिमम 37 रुपया है, और ये पेटीएम नंबर है। और आप, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी अगर फ़ायदा होता है तो आप पे कर सकते हैं, ये वॉलेंट्री फ़ीस है, आपकी मर्ज़ी। आपको लगता है कि आप हमारी वीडियो से हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज दे पा रहे हैं, तो आप ये 37 रुपये पे कर सकते हो, ये मिनिमम 37 रुपये आप पे कर सकते हो। ये पेटीएम नंबर है, इस पेटीएम नंबर पर आप ये 37 रुपये का वॉलेंट्री फ़ीस जमा कर सकते हो, मिनिमम फ़ीस है ये। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। ये आप मशीन देख रहे हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है सुमिटोमो, और सुमिटोमो जैसे ही वर्ड आता है तो हमें पता लग जाना चाहिए कि ये वर्ल्ड की सेकंड क्लास मशीन है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन ये वर्ल्ड की सेकंड क्लास है। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो है वो है हस्की। अगर आपसे कहीं पे पूछा जाता है कि वर्ल्ड की जो फर्स्ट क्लास मशीन है इंजेक्शन मोल्डिंग तो वो कौन सी है, वो हस्की है, और सेकंड क्लास है सुमिटोमो। तो आज हम जो बात करने वाले हैं, इस टॉपिक को जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये ही आपको बताता है कि आपको जो मशीन है वो कैसे ऑपरेट करनी है। तो जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि आपको मशीन ऑपरेट कैसे करनी है तो आप एक अच्छे ऑपरेटर नहीं बन सकते हो। तो कई बार तो ये देखा जाता है कि बच्चों को 1-1 साल हो जाता है लेकिन मशीन ऑपरेट उससे अच्छी तरीके से करनी नहीं आती। तो कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमें मशीन ऑपरेट करना सिखाओ, बहुत आसानी से अगर हम कर सकते हैं। तो हमने जो है बहुत एक सोल्यूशन आपके लिए निकाला है, कुछ पॉइंटों में आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपको इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन जो है उसे ऑपरेट करने में बहुत ज़्यादा सुविधा आप महसूस कर सको, और पॉइंट टू पॉइंट आप अच्छी तरीके से समझ के आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को ऑपरेट करके एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल सको। और ये आपको कंपनी में ही काम नहीं आएगी, जब आप इंटरव्यू में बैठते हो तो ये पूछा जाता है कि मशीन का जो स्टार्टअप है आपको कैसे करना है। अगर आप क्लास में हो, अगर आप पीपीटी कर रहे हो, डीपीटी कर रहे हो, प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी कोर्स कर रहे हो, तो उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन लॉग क्वेश्चन में कई बार स्टार्टअप मशीन का और शटडाउन पूछा जाता है।
तो इसलिए इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखें। छोटे छोटे पॉइंट आपको मिलने वाले हैं जो आपको बहुत बेनिफिट करने वाले हैं, तो अच्छे से देखें और बहुत ध्यान से इसका मूल्यांकन भी करें। तो अगर हम बात करें, कल मान लो कि रविवार है, तो हम क्या करेंगे, शनिवार की जो शिफ्ट होगी सी शिफ्ट होगी, लास्ट जो शिफ्ट होगी वो सी होगी। तो सी शिफ्ट वाले जो मैन पावर होगी वो क्या करेगी, वो मशीनों को सबको शट डाउन करेगी और अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही मंडे आएगा तो मंडे में एक नई शिफ्ट आएगी, ए शिफ्ट, तो वो क्या करेगी, उसे जो मशीनें मिलेंगी वो सारी की सारी क्या मिलेंगी, ऑफ मिलेंगी। तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, मशीन को स्टार्टअप करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी में 25-30 मशीनें हैं, उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र आप लोगों ने रखा हुआ है, तो एक सुपरवाइज़र सारी मशीनों को तो स्टार्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक मशीन को एक ऑपरेटर को दिया होता है, और वो जो ऑपरेटर होता है उसे अपनी मशीन अगर वो ऑपरेट अच्छी तरीके से कर लेता है तो जो सुपरवाइज़र इंजीनियर होता है उससे प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि अपना अपना जो ऑपरेटर है वो अपनी अपनी मशीनों को खुद से हैंडल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी भी सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है, आपको मशीनें स्टार्ट मिल रही हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको स्टार्ट करनी पड़े ऑन करके तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कई बार हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि हमें कहाँ किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि मशीन को चलाने से पहले क्या क्या करना होता है, कैसे कैसे करना होता है, क्यों करना होता है। कोई तो कारण होगा ऐसा करना होगा। तो जैसे ही हम मशीन प्लांट में एंटर करेंगे तो सबसे पहले जो हमें ऑन करनी पड़ती है वो एमसीबी, जो एमसीबी लगी होगी हम उसे क्या कर देंगे, ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताओ कि एमसीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो जैसे ही हम एमसीबी ऑन करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा मशीन होगी उसमें करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट उसके अंदर जाएगा, लेकिन करंट से पहले भी हमें क्या करना पड़ेगा, मशीन का जो मेन स्विच होगा हमें उसे क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही मशीन का मेन स्विच होगा तो हमारी जो पीएलसी होगी, पीएलसी में लाइट आ जाएगी, लोडिंग होनी शुरू हो जाएगी, और जैसे ही लोडिंग होनी शुरू हो जाएगी तो हमारी जो मशीन है उसमें लाइट आ चुकी है, अब वो इंस्टॉल हो रही है, इंस्टॉलेशन उसमें होने लगा है। पीएलसी की फुल फॉर्म भी आप नीचे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि पीएलसी जो होती है मशीन में लगी होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो जैसे ही हमारी मशीन का इंस्टॉलेशन हो जाएगा उसके बाद में सबसे पहला जो काम हमें करना होता है, वो सबसे पहला काम हमें करना होता है हीटिंग ऑन करने का। जी हाँ, अगर कोई भी काम आपको नहीं करना, आप कहोगे कि जी हमें सफाई करनी है मशीन की, हमें ये करना है, हमें वो करना है, पहले ये काम करना चाहिए, पहले वो काम करना चाहिए, कुछ नहीं करना। मशीन को ऑन करते ही सबसे पहला जो काम आपका होगा वो हीटिंग ऑन करने का होगा। अब कारण क्या है, हमने हीटिंग ही ऑन क्यों करी, तब कि हमने साफ़ सफाई कुछ भी नहीं करी है अभी तक, लेकिन हमने सबसे पहले हीटिंग ऑन करी, क्योंकि हीटिंग ही क्या करती है, हीटिंग आने में ही समय लगता है। तो तब तक हीटिंग आएगी, मान लो कि हमारे जो हीटिंग आ रही है वो हीटिंग आने में 30 मिनट है, तो 30 मिनट जब तक हीटिंग आएगी हम एक्स्ट्रा काम बहुत सारे हम उसके दौरान कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो हमारा होना चाहिए वो हीटिंग का ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम हीटिंग ऑन कर देनी है। इसके बाद देखते हैं फिर क्या करना है। फिर आता है हमारा 5S मेंटेन करना। 5S जो होता है, तो 5S आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो हमारी जो पहली वीडियो आई थी उसमें हमने बताया था कि 5S क्या होता है, बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया गया था 5S, आप उसे जाकर देख सकते हो। तो 5S में क्या होता है, मान लो ये एक जापानी वर्ड होते हैं 5S, 5S का मतलब 5S होते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी मशीन पे काम कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होंगे जो आपके यूज के नहीं होंगे। अगर आप किसी भी मशीन पे काम कर रहे हो तो बहुत सारी गंदगी हो सकती है कि वहाँ पर पड़ी हो, कोई स्क्रू इधर पड़ा हुआ हो सकता है, भागते हुए आपके पैर में लग सकता है, वो आपको चोट मार सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसी अनचाही जो भी परेशानी आपके सामने आ सकती हैं उन्हें हैंडल करना, साफ सफाई जो भी आपको करना है, मानकीकरण करना, स्टैंडर्डाइजेशन जो होता है, छटाई करना, बहुत जो 5 वर्ड होते हैं, आप उस 5S को मेंटेन कर लोगे। जो भी इक्विपमेंट है जो ज़रूरत के नहीं है उन्हें हटा कर रख दोगे, जो ज़रूरत के हैं उन्हें भी एक व्यवस्थित ढंग में आप रख दोगे। तो दूसरा काम आपको ये करना है। इसके बाद चलते हैं प्लास्टिक रॉ मटेरियल को चेक करेंगे।
इसके बाद हम क्या कर लेंगे, ये समय वो है जब हीटिंग आ रही है, उसके दौरान ही हम इतना काम अलग से कर लेंगे। तो प्लास्टिक रॉ मटेरियल जो होगा, जो हॉपर में पड़ा होगा, हम उसमें दो चीज़ें चेक करते हैं। नंबर हम ये चेक करेंगे कि उसमें नमी ना हो, जो मॉइस्चर है वो नहीं होनी चाहिए। और मॉइस्चर का पता कैसे लगेगा, मॉइस्चर का पता हम उसे छूकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होती है, आर्द्रता होती है, नमी होती है। नमी होती है तो वो लाजमी है कि वो मटेरियल के अंदर भी होगी, और अगर मटेरियल के अंदर है तो इसका मतलब नमी है। लेकिन अगर मटेरियल क्या है, प्री हीट हो चुका है, तो हो सकता है कि उसमें 99% नमी ना हो, 1% हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम एक श्योर हैं कि हाँ हमने उसे मटेरियल को प्री हीट किया है तो उसमें नमी नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, इसमें मटेरियल में नमी तो नहीं है। दूसरे नंबर पर मटेरियल में हम क्या चेक करते हैं, कई बार क्या होता है, हमें ये पता नहीं होता कि जो हॉपर है उसमें मटेरियल कोई और पड़ा हुआ है, और हम जो पार्ट बनाने जा रहे हैं वो किसी और मटेरियल का पार्ट बनना है, क्योंकि मोल्ड चेंज हो गया, तो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, मटेरियल में नमी नहीं होनी चाहिए, और नंबर 2 पे हमारा क्या होना चाहिए, मटेरियल वही होना चाहिए जिसका हमें पार्ट बनाना है। इन दोनों चीज़ों का हमें कंफर्मेशन कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे आता है तुम्हारा जो प्रोडक्ट हमें बनाना, ये हो गया। इसके बाद आता है हॉपर में मटेरियल उसी प्रोडक्ट का होना चाहिए, ये भी हो चुका है। इसके बाद में एक सेकंड, हाँ ठीक है। इसके बाद हम मोटर ऑन कर लेंगे। ये क्वेश्चन कई बार बच्चे आमतौर पर पूछ लेते हैं कि जी मोटर कब ऑन करना है। मोटर ऑन करने का कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि तो आपको कब ऑन करना है, लेकिन सिंपल सी चीज़ें आपको ये समझनी है कि मोटर का, अगर हमें मोटर की ज़रूरत पड़ रही है तो मोटर को ऑन कर लो, अगर हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही तो मोटर को ऑफ कर दो, क्योंकि हमारी लाइट जो है वो बच जाएगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है उसका जो खर्च है वो हमारा क्या होगा, कम होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको मोटर कब ऑन करना है और कब ऑफ करना है। अगर आपको लगता है कि मोटर की आपको ऑन करने की ज़रूरत है, आपको मोल्ड ओपन क्लोज करना पड़ रहा है, आपको इजेक्टर करना पड़ रहा है, कोई भी काम अगर आप मोटर से रिलेटेड करना पड़ रहा है तो आपको मोटर ऑन करना चाहिए। अगर नहीं करना पड़ रहा है तो आपको मोटर ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मोटर ऑन कर लिया। क्यों कर लिया वो देखते हैं। हमने मोटर इसलिए ऑन कर लिया क्योंकि हम क्या करेंगे, मोल्ड को चेक करेंगे। मोल्ड को हम चेक कर लेंगे। मोल्ड में हमें क्या क्या चेक करना है, जो हम मोल्ड को देखेंगे कि मोल्ड को ओपन करके देखेंगे, मोल्ड सही से ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा। हम मोल्ड को क्लोज करके देखेंगे, मोल्ड क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हमारा मोल्ड क्लोज भी सही से हो रहा है, हमारा मोल्ड ओपन भी सही से हो रहा है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो अपनाते हैं। इसके बाद मोल्ड से ओपन क्लोज देख लिया हमने, उसके बाद लेते हैं हम लॉकिंग। जी हाँ, अगर आप मशीन को नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि बंद आप कर चुके थे, उसके बाद में आप नए सिरे से मशीन को ऑन कर रहे हो, तो आपको लॉकिंग ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि जो टनज होगा वो कई बार मशीन जो है टनज छोड़ जाती है। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि मशीन ने जो है टनज छोड़ दिया, तो वो इसी का कारण होता है, क्योंकि लॉकिंग जो है वो प्रॉपर आपने नहीं ली हुई है, यानी कि जो मशीन को क्लैंपिंग फोर्स लगाना था वो प्रॉपर नहीं लगा है। इसकी वजह से जो हमारे पार्ट में या तो फ्लैश आ सकती है या कोई भी प्रॉब्लम हमारी आ सकती है, क्योंकि जब तक क्लैंपिंग फोर्स पूरा प्रॉपर नहीं लगेगा तो इंजेक्शन भी नहीं होगा। तो हो सकता है कई बार अगर मशीन होती है वो क्लैंपिंग फोर्स छोड़ जाती है तो क्या नहीं होता, इंजेक्शन भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको क्या कर लेना है, लॉकिंग जरूर ले लेनी है। इसके बाद आता है इजेक्टर। इजेक्टर को हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये छोटी सी चीज़ लगती है कि इजेक्टर नहीं, इजेक्टर नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इजेक्टर की जो बैकवर्ड पोजीशन है वो 0 है, और अगर आपने इजेक्टर को क्या किया, बाहर निकाला, और वो अंदर प्रॉपर वापस नहीं जा पाया, तो ये क्या करेगा, जैसे ही आप मोल्ड को बंद करोगे और बंद करते ही ये क्या कर देगा, ये कैविटी को डैमेज कर देगा, या तो खुद टूट जाएगा या फिर कैविटी को डैमेज कर देगा। और कैविटी जो होती है वो बहुत ही महंगी जो होती है, तो उसमें जो है थोड़ा भी डेंट आ जाता है तो हमारे पार्ट में वो डेंट दिखाई देता है। तो इसे हम क्या कर लेना है, इजेक्टर को प्रॉपर चेक कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, और वो आती है लिमिट स्विच। जी हाँ, अगर किसी भी मशीन को आप ऑपरेट कर रहे हो उसमें देख लेना है कि मोल्ड में लिमिट स्विच लगा हुआ है या नहीं।
अगर मोल्ड में लिमिट स्विच लगा हुआ है तभी आपको मशीन चलानी है, वरना था नहीं चलानी है। और अगर नहीं लगा हुआ है तो अपने सुपरवाइज़र को आपको क्या कर लेना है, उन्हें बता देना है कि मशीन में लिमिट स्विच नहीं है, मुझे चलाऊं या नहीं चलाऊं। अगर वो बोलते हैं कि चलाओ तो फिर रिस्क उनके पास है, तुम्हारा कोई भी उसमें ऑब्जेक्ट फिर नहीं होगा, आप कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट नहीं होगी। तो बिना लिमिट स्विच के आपको नहीं चलानी है। तो लिमिट स्विच क्या करता है, लिमिट स्विच इजेक्टर की पोजीशन बताता है कि जो इजेक्टर जीरो पे था, जो हमने इजेक्टर बाहर निकाला था, क्या वो अपनी पोजीशन पे वापस जीरो पे गया है या नहीं गया। ये काम किसका है, ये काम ही लिमिट स्विच का होता है। और अगर लिमिट स्विच है ही नहीं है तो हमें ये नहीं पता लगेगा कि इजेक्टर बाहर है या अंदर है, तो और डैमेज होने का जो खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए लिमिट स्विच का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद हमें मोल्ड को क्लीन कर लेना है। स्प्रे लेंगे हम, सिलिकॉन स्प्रे है, तो उसे हम क्या करेंगे, मोल्ड की कैविटी और कोर पे लगाएंगे और एक टिश्यू पेपर लेकर, ठीक है, टिश्यू पेपर लेकर हम उसे क्या कर लेंगे, अच्छे से साफ कर लेंगे। क्योंकि साफ सफाई मोल्ड की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ताकि हमारे जो पार्ट होंगे वो बहुत अच्छे बन के आएँ और वो रिजेक्शन में ना जाए। कई बार क्या होता है, हमने एक बात सुनी होगी कि पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाए जा रहे हैं, हमने सोचा कि हमें जो प्रोडक्शन है कंपनी का बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, लेकिन उस बढ़ाने का मतलब है कि प्रोडक्शन में जो डिफेक्ट हैं वो कम आए, रिजेक्शन कम हो। आप बढ़ाए जा रहे हो और रिजेक्शन इधर भी बढ़े जा रहा है, तो बढ़ाने का कोई फ़ायदा है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन आपने क्या कर दिया, रिजेक्शन कम कर दिया, यानी कि पैसा बचा दिया, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्शन बढ़ाने के बराबर ही हो गया। तो आपको रिजेक्शन कम करने पर प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि रिजेक्शन कम हो जाएगा तो प्रोडक्शन बढ़े या ना बढ़े, कंपनी को तब भी बेनिफिट होने वाला है। और कंपनी के पास अगर पैसा आता है तो आपके पास भी पैसा जरूर आएगा। तो इसलिए कंपनी का बेनिफिट आपको उस पर्पज़ में सोचना चाहिए। इसके बाद क्या करते हैं, हम कूलिंग को ऑन करते हैं। जी हाँ, अगर आप कूलिंग चिल्लर से दे रहे हो, अगर आप कूलिंग टावर से दे रहे हो, अगर आप एमटीसी से दे रहे हो, जिससे भी आप कूलिंग दे रहे हो, वाट एवर जिससे भी दे रहे हो, उसे आप क्या कर दोगे, ऑन कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में इसे कूलिंग को और कर देंगे। और इससे भी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, और वो है हॉट रनर मोल्ड। ठीक, हॉट रनर मोल्ड ये क्या होता है, ये एक प्रकार का मोल्ड होता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, अगर आप जिस मशीन को ऑपरेट कर रहे हो और वो मोल्ड कैसा है, वो हॉट रनर है, तो मशीन की कूलिंग में क्या करते हैं हम, पहले एमटीसी ऑन करते हैं, उसके बाद एचआरटीसी ऑन करते हैं। ध्यान रखना, दोबारा सुन लो कि अगर हॉट रनर मोल्ड है तो पहले एमटीसी या कूलिंग ऑन करेंगे, उसके बाद ही हम एचआरटीसी ऑन करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम एचआरटीसी पहले ऑन कर देते हैं, कूलिंग ऑन करनी भूल जाते हैं, तो अगर मोल्ड बंद है तो इसमें क्या एक ब्लास्ट टाइप का हो जाता है। क्योंकि मोल्ड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, गैस जो होती है वो डिगेसिंग हो नहीं पाती, बाहर नहीं निकल पाती, तो एक ब्लास्ट टाइप का उसमें हो जाता है। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, जो मैनीफोल्ड प्लेट होती है मोल्ड के अंदर लगी हुई, वो बहुत ज़्यादा हीटर की वजह से गर्म हो जाती है, उसका जो टेम्परेचर है वो न्यूट्रल नहीं हो पाता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप, इतना काम जब हमने कर लिया होगा, ये सारा काम हमने कर लिया होगा, तो इसके बाद तक हमने देखा होगा कि हीट जो है वो हमारी आ चुकी है। अब हीट हमारी आ चुकी है तो आपको ये एक बात समझनी होगी, जो हमारी हीट आई है वो कौन बता रहा है, वो तो थर्मोकपल बता रहा है। जो थर्मोकपल लगा हुआ है वो कहाँ लगा हुआ है, वो हमारे बैरल में लगा हुआ है। तो वो जो थर्मोकपल है, वो जो हीट करंट की बता रहा है, वो बैरल की बता रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो हीट बैरल की है वही हमारे अंदर के मटेरियल की है। तो मटेरियल की जो हीट है वो डिफरेंस हो सकता है इन दोनों में। तो जो हमारे बैरल की हीट है वही हमारे मटेरियल की हीट हो जाए, तो उसके लिए हमें हीटिंग के अलावा भी और समय देना पड़ता है। ठीक है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। और उस समय को बोलते हैं या तो कोल्ड टाइम या फिर सोक टाइम, और ये हम 15 मिनट तक दे सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर इसकी डेफिनेशन आप सुनना चाहो तो क्या कह सकते हो कि
इस ये जो समय आप देते हो, कूलिंग पीरियड जो आप देते हो, वो इसलिए देते हो ताकि जो बैरल की हीट है वो हमारे मटेरियल तक प्रॉपर पहुंच जाए। उसके लिए आप हीटिंग के बाद में 15 मिनट का और सोक टाइम या फिर कोल्ड टाइम देते हो। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है, मशीन जो है एरर बताती रहती है, हीट की जो है एरर बताती रहती है। तो आपको अगर ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आपको उसका कोल्ड टाइम या सोक टाइम चेक कर लेना है। आप उसमें कोशिश करते रहें लेकिन उसमें कोल्ड टाइम लगा हुआ हो तो आपको मशीन चलाने से पहले इसे हमेशा ध्यान रखना है, ताकि आप मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना करनी पड़े। इसके बाद क्या करते हैं, अब हमने क्या देख लिया, हीटिंग हमारी प्रॉपर आ चुकी है, कोल्ड टाइम हमारा पूरा हो चुका है, सोक टाइम पूरा हो चुका है, मोल्ड हम साफ कर चुके हैं, इजेक्टर हम चेक कर चुके हैं, 5 mm मेंटेन कर चुके हैं, सारा काम हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं, मटेरियल हम चेक कर चुके हैं, सारा काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब मशीन को हमें ऑपरेट करना है बस। ठीक है, तो अब देखते हैं, इंजेक्शन यूनिट को पीछे करेंगे। ठीक है, अगर इंजेक्शन यूनिट हमारी है और वो लोकेटिंग रिंग से टच हुई है, यानी कि जो मोल्ड का गेट होगा वहाँ से इंजेक्शन यूनिट जो है वो टच है, नोजल टच है, तो हम उसे पहले क्या कर लेंगे, उसे पीछे लेकर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही पीछे लेकर जाएंगे तो अगला स्टेप हम क्या करेंगे, पर्ज कराना। ठीक है, पर्जिंग कराना। अब ये पर्जिंग क्या होती है, पर्जिंग क्या होती है कि जो बैरल के अंदर मटेरियल है, जब हम प्लांट को बंद करके गए थे तो उस बैरल के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल तो रह गया होगा, तो अब वो जो मटेरियल है वो क्या हो गया होगा, वो डिग्रेड हो गया होगा, वो जल गया होगा, तो उसे तो हम चला नहीं सकते, तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसे हम बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि डिग्रेड का मतलब क्या होता है। तो उसे हमें बाहर निकालना पड़ेगा, जब बाहर निकालना पड़ेगा तो जो बैरल को साफ करने की, मटेरियल के द्वारा जो साफ करने की क्रिया होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पर्जिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये भी कई बार क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि पर्जिंग जो होती है वो सामान्यतः, वैसे तो कई प्रकार की होती है लेकिन सामान्यतः जो हम यूज करते हैं वो 3 प्रकार की पर्जिंग हम यूज करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि 3 प्रकार की जो पर्जिंग है वो कौन कौन सी है। एक तो ओपन पर्ज हो गया, गेट पर्ज हो गया और अल्ट्रा पर्ज हो गया। ठीक है, ओपन पर्ज में क्या होता है, हम ओपन नोजल को ओपन करके यानी कि इंजेक्शन यूनिट को पीछे कर लेते हैं, उसके बाद पर्ज कराते हैं तो उसे बोलते हैं ओपन पर्ज। गेट पर्ज, इसमें हम क्या करते हैं, नोजल जो होता है उसे लोकेटिंग रिंग से टच करके यानी कि मोल्ड के गेट से टच करके पर्ज कराते हैं तो उसे हम बोलते हैं गेट पर्ज। अल्ट्रा पर्ज क्या होता है, अल्ट्रा पर्ज क्या होता है कि किसी भी विशेष मटेरियल से बैरल को साफ करने की जो क्रिया होती है उससे हम बोलते हैं अल्ट्रा पर्ज। ठीक है, और जो ये विशेष मटेरियल होता है, इस विशेष मटेरियल कौन सा होता है, पिछली वीडियो में हमने बताया था कि विशेष मटेरियल कौन सा होता है, उसे कमेंट बॉक्स में लिखो और बताओ कि आप कितना पढ़ रहे हो कि विशेष मटेरियल जो होता है अल्ट्रा पर्ज करने के लिए वो कौन सा होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, पर्ज हम करा चुके हैं। इसके बाद होती है रिफिलिंग या चार्जिंग। ठीक है, रिफिलिंग करा लेंगे या चार्जिंग, दोनों सेम है, सेम वर्ड है। जैसे ही हम रिफिलिंग कराएंगे, चार्जिंग कराएंगे तो हमारा जो मटेरियल होगा वो स्क्रू की टिप और नोजल के पीछे इकट्ठा हो जाएगा, और वो जो इकट्ठा हो जाएगा तो आप क्या देखते होंगे कि जैसे ही स्क्रू पीछे जाएगा तो किसी पोजीशन पे तो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एक्सेट्रा, तो वो जितने पर जाकर रुकेगा उस पोजीशन को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखो कि उस पोजीशन को क्या कहते हैं, अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हो तो। रिफिलिंग हम कर चुके हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इंजेक्शन यूनिट को मोल्ड के गेट से टच करा देंगे, यानी कि इंजेक्शन यूनिट जब हम पर्ज कराने के लिए पीछे इंजेक्शन यूनिट को लेकर गए थे तो अब उस इंजेक्शन यूनिट को हम कहाँ क्या करेंगे, हम उसे आगे लेकर आएंगे और उसे मोल्ड के गेट से नोजल को टच करा देंगे, यानी कि बिल्कुल उसका जो अलाइनमेंट होगा वो सही तरीके से मेंटेन कर देंगे। करने के बाद अगला स्टेप जो हमारा आता है वो मशीन को सेमी मोड में डाल देंगे। अब मशीन में क्या होते हैं, कुछ मोड होते हैं। ठीक है, हैंड मोड होता है, सेमी मोड होता है और तुम्हारा सेंसर मोड होता है और तुम्हारा जो फुल्ली ऑटोमेटिक जिसे टाइम ऑटोमेटिक भी बोलते हैं, ये मोड होते हैं। तो हम किस मोड में डाल देंगे मशीन को, सेमी मोड में। ध्यान रखना, कभी भी ऑटो में हम चला सकते हैं लेकिन ऑटो में हम फिलहाल नहीं चलाते हैं,
पहले हम क्या करते हैं, सेमी में साइकिल को देखते हैं। अगर हमारा जो पार्ट है कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा है, अच्छा पार्ट आ रहा है या फिर इजेक्टर सही से काम कर रहा है, तब हम ऑटो में डाल देते हैं। लेकिन जो है हम स्टार्टिंग में उसे सेमी में ही चलाते हैं। तो आपको क्या करना है, सेमी मोड में डाल देनी है, यानी कि सेमी का एक बटन बना हुआ होगा, उसे पुश कर देना है। तो उस पर क्या होगा, सेमी मोड पे मशीन चली जाएगी। सेमी का मतलब क्या होता है, यानी कि एक साइकिल स्टार्ट हो जाना, फिर एक साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ से जहाँ से हम चले थे वहाँ पे आकर रुक जाना, फिर दूसरी साइकिल स्टार्ट होना। तो इसे हम बोलते हैं सेमी मोड। और जैसे हम सेमी मोड में डालेंगे तो अगला नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा वो मोल्ड क्लोज वाला जो बटन होगा, हम उसे पुश कर देंगे, उसे दबा देंगे। जैसे ही हम मोल्ड क्लोज का बटन दबाएंगे तो क्या होगा, साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही साइकिल स्टार्ट हो गई, सेमी मोड में लेकर आपने मोल्ड को क्लोज कर दिया, अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो साइकिल स्टार्ट हुई है, सारा काम वो खुद से मशीन करने वाली है। ठीक है, तो साइकिल के दौरान जो फिर क्या चल पड़ेगा, ये साइकिल टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि साइकिल टाइम में कौन कौन से टाइम हम ऐड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही हमने सेमी मोड में डाला, सेमी मोड में डाल के जो है हमारी साइकिल स्टार्ट हो गई मोल्ड क्लोज करते ही, तो पहला काम क्या होगा, मोल्ड क्लोज होगा, मोल्ड क्लोज टाइम हो जाएगा। फिर इंजेक्शन होगा, फिर होल्डिंग होगी, फिर कूलिंग होगी। ठीक है, फिर मोल्ड ओपन होगा और फिर क्या होगा, फिर इजेक्टर होगा। ठीक है, इसमें मिसिंग हो गया इजेक्शन, तो फिर क्या होगा, इजेक्शन टाइम होगा। ठीक है, और आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन है, आप किसी भी मशीन पे चाहे तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके दौरान आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जिस मशीन पे आप काम कर रहे हो उसका मोल्ड क्लोज टाइम कितना चल रहा है, इंजेक्शन टाइम जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, होल्डिंग टाइम कितना चल रहा है, कूलिंग टाइम कितना चल रहा है, और मोल्ड ओपन टाइम कितना चल रहा है, और जो इजेक्शन टाइम है वो आपकी मशीन का कितना चल रहा है। और इसे जोड़कर बताएं कि जो पूरा साइकिल टाइम आपकी मशीन एवरेज ले रही है वो कितना साइकिल टाइम ले रही है। ठीक है, तो एक बार जो है फिर से आप थोड़ा सा इसे रिवाइज ऊपर से नीचे की तरफ देख लें, ताकि आपको जो है पूरी तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए मशीन चलाने की। ठीक है, तो ये हमने देखा था, सबसे पहले हीटिंग ऑन करी थी, ये एक बार देख लें। प्लास्टिक रॉ मटेरियल चेक करा था, नमी चेक करी थी उसकी, और प्रोडक्ट जो होना चाहिए, जो जिस प्रोडक्ट को हम बना रहे हैं उसी का मटेरियल होना चाहिए। मोटर हमने ऑन कर लिया था, मोल्ड को चेक किया था, मोल्ड ओपन क्लोज करके देख लिया था, मोल्ड की हमने लॉकिंग ले ली थी, इजेक्टर चेक किया था, इजेक्टर चेक करने के बाद में हमने लिमिट स्विच देख लिया था, लिमिट स्विच लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। मोल्ड को हमने स्प्रे लगाकर टिश्यू पेपर से साफ कर लिया था, कूलिंग ऑन कर ली थी। और हाँ, एक चीज़ छूट गई, और वो क्या है कि कभी भी हम गेट पर्ज, ठीक है, ये वाला गेट पर्ज, ये गेट पर्ज अगर हमें करना होता है तो 3 प्लेट मोल्ड और कोल्ड रनर मोल्ड में कभी भी गेट पर्ज नहीं करना होता। दोबारा सुन लो, कभी भी गेट पर्ज कोल्ड रनर मोल्ड में और तुम्हारा 3 प्लेट मोल्ड में गेट पर्ज नहीं करना होता। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। हॉट रनर मोल्ड अगर आपका है तो एमटीसी पहले ऑन करनी है, एचआरटीसी बाद में ऑन करनी है। सोक टाइम का ध्यान रखना है। इंजेक्शन यूनिट हो गई, पर्जिंग आपको करा लेनी है, रिफिलिंग, चार्जिंग ये करा के इंजेक्शन यूनिट को पीछे मोल्ड के गेट से सेट कर देंगे। फिर सेमी बटन में सेमी में लेकर मशीन को मोड में और मोल्ड को क्लोज कर देंगे और साइकिल हमारी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आज के बाद में आपको मशीन को ऑपरेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको मशीन को ऑपरेट करने में होती है, कोई भी क्वारी, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कस आप कर सकते हो, आप पूछ सकते हो जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट इसमें है तो जो वीडियो है उसे 1 से 2 बार आप रिपीट करके देखोगे तो सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। जो भी इसमें दिया हुआ है वो अपनी कॉपी में नोट कर लो, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। ठीक है, तो अगली बार जब हम आएंगे तो एक और अच्छी वीडियो इससे रिलेटेड लेकर आएंगे, ताकि आपको हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपको मिल सके। ठीक है, और अगर आप जो है वीडियो
मतलब अपनी नॉलेज जो है वो गेन करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो जब तक आप नीचे कमेंट बॉक्स में सही से आंसर नहीं देते तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता। जैसा आपका फीडबैक आएगा मैं भी आपको जो फीडबैक दूंगा वो बहुत अच्छा तरीके से आपको क्लियरली पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबको बेनिफिट हो सके। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आसपास जो है सफाई रखें, पेड़ पौधों का ध्यान रखें और बच्चों को अपने ज़रूर पढ़ाएं। और जो है अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो उसकी हेल्प करें, आप उन्हें टाइम मिलने पर पढ़ा दिया करें, लेकिन उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।